this project with Python, and so on projects he has done. Now, welcome to the webinar, Sir Sarfaraz. We would love to hear from you. Over to you, sir. थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज हूँ। प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही थी पहले मुझे। अब आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? जी सर, क्लियर है आपकी आवाज़। चलिए जी, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सरफराज है और आपका जो आज सेशन है सेव इन्वेस्ट का, उसके लिए मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया है एज अ स्पीकर। मेरा जो अपना बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग और साइंसेस की तरफ से था। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज के साथ काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं फाइनेंस की फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता आ गया और तकरीबन अब 2 साल पूरे होने वाले हैं। मैंने अपनी फील्ड से ऑलमोस्ट फाइनेंस की फील्ड में ही स्विच कर दिया है। तो आई थिंक कि मैं जो भी मेरी लर्निंग हुई है वो मैं थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग जो है जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के हवाले से सोच रहे हैं और इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग जब अपनी जॉब्स में आए या अभी भी कुछ लोग अपनी फ्रीलांसिंग और जॉब्स को परस्यू कर रहे होंगे, तो जो सैलरीज और जो स्टाइपेंड्स आपको मिलते हैं वो आप कहाँ सेव कर सकते हैं और कहाँ उनको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल है, मैं वो आई थिंक 40 to 45 मिनट्स में इंशाल्लाह वो मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद आई वुड इनकरेज एवरीवन के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो जो है आप हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में वन बाय वन मुझे देते जाएं, ताकि मैं वो क्वेश्चंस क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मटेरियल मेरे पास है जो कि एक बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है और थोड़ा सा मीडियोकर लेवल तक जाता है। तो आप जो सवाल करेंगे उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप लोगों का सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या परसेप्शन है, क्या लेवल है, तो मैं उस हिसाब से आपको आंसर्स दे सकूँगा। इज़ दैट गुड? चलें, ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। आई विल शेयर माई स्क्रीन। बस मुझे ये बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन आपको साफ नज़र आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? जी, काइंडली मुझे बता दें मेरी स्क्रीन जो है विजिबल है? अरे जी, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज हमारा ये सेशन है और जो है बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है, तो उसमें जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है कि जो हमारे यंग जो लोग हैं, अब क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता टेक्नोलॉजी जो है वो इन्फ्यूज़ होती जा रही है हमारे जो लैंडस्केप है, उसके अंदर नई से नई टेक्नोलॉजीज़ और ऐप्स आती जा रही हैं। तो हमारी जो सीनियर जो जनरेशन है उनके हवाले से वो उसको उतना एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जा रही हैं वो एम करती हैं यंगर से यंगर जो जनरेशन है, स्पेसिफिकली जो बिल्कुल आपका जो एज ब्रैकेट है, मेरा एज ब्रैकेट है, मुझसे थोड़ा जो बड़ा एज ब्रैकेट है उसके लिए। तो नए इन्वेस्टर्स को फर्स्ट टाइम सेविंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आइडियली उनको पता होनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें कवर कर लूँ। तो हमारे पास आज का एजेंडा है अबाउट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि मैंने आपको किसी हद तक बता दिया है। मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमारा जो काम है वो बिल्कुल आज के टॉपिक से रिलेट करता है। फिर हम जाएंगे कुछ फाइनेंशियल टिप्स की तरफ, फिर हम इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के हवाले से एक ब्रॉडली एक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे,
और उसके बाद कि क्या हमारे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं और नए इन्वेस्टर्स हैं और स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जैसे हम लोग हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी पाकिस्तानी मार्केट में, और क्या कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो वो क्या है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं सरफराज हूँ और मैं एक कंपनी मैंने बनाई है वाईपी फाइनेंशियल के नाम से। इस कंपनी को तकरीबन अभी 1 साल होने वाला है। हम जो है बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ऐप्स बनाती है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि नए इन्वेस्टर्स को और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को अपनी ऐप के ऊपर लेकर आता है, जिसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स बना सकते हैं और उन अकाउंट्स के थ्रू आप डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट्स के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू आप वो उसको अपने अकाउंट्स को फंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी ऐप है उसका जो मेन ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो यंग लोग हैं, 20 to 35, 30 इस तरह की एज ग्रुप के, जो कि फ्रीलांसिंग इकोनॉमी में हैं, फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या नए नए ग्रेजुएट्स हैं। तो उनकी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनके क्या गोल्स होते हैं, उस हवाले से हम उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं और उनकी जो नीड्स हैं वो हम समझते हैं और उसके हवाले से उनको समझाते हैं कि आपकी जो नीड्स हैं उसके मुताबिक आपको कहाँ कहाँ और किस किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप कम से कम जो है अपने गार्जियन से और अपने पेरेंट्स से जो फाइनेंशियल हेल्प है वो ले सकें और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के ज़ोर से आप उसको कंप्लीट कर सकें अपने गोल्स को। सो हम पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेशंस देते हैं। पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेशंस में हम वन ऑन वन सेशंस करते हैं। मैं खुद होता हूँ, मेरी टीम के कुछ लोग हैं, वो आपके पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेशंस में इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, उसमें सेविंग के हवाले से बात होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या गोल्स हैं। कुछ लोगों की स्पेसिफिक एजुकेशन गोल्स होते हैं, कुछ लोगों ने मास्टर्स करना होता है, कुछ लोगों ने अपने खुद के स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने होते हैं, कुछ लोगों ने कुछ की रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे कि हज होता है, उम्रा होता है, इस तरह की चीज़ होती है। कुछ लोगों की मैरिज से रिलेटेड होती है, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है कि उनको अपनी मैरिज के लिए भी सेव करना होता है। कुछ लोगों की कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है या जो वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए सेव करते हैं। तो ये सारी कंसल्टेशंस हम करते हैं। उनके लिए हम फाइनेंशियल प्लान्स क्रिएट करते हैं कि आप किस तरह से और कितना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी सेविंग्स को, तो वो ग्रो होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रादर देन कि आप एक बड़ा अमाउंट जो है वो एक साथ इन्वेस्ट करेंगे। और इन दोनों में क्या फ़र्क है बेसिकली, और क्या ज़्यादा बेहतर है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए जो हमारे जैसा है, वो किस तरह से और किस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। फाइनेंशियल वेलनेस टूल्स जो है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक ऐप है जो कि यंग और नए इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है। हमारी ऐप को आप साइन अप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। करंटली हमारी ऐप एंड्रॉयड और लैपटॉप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम iOS एप्लीकेशन भी लॉन्च कर देंगे, तो आप उसको अपने आईफोन से भी एक्सेस कर सकेंगे। तो ये बेसिकली एक कोट है जो कि सिर्फ ये बताता है कि आपने फॉर एग्जांपल अपने जो मेडिकल आपकी जो गोल्स हैं कि भाई मैंने तंदुरुस्त रहना है, मैंने सेहतमंद रहना है और क्या नहीं करना और क्या करना है, वो जो है डॉक्टर आप जो है बंदे का डॉक्टर के साथ एक रिलेशन रहता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ हम मेजॉरिटी जो हम लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग और हम जो स्पेशली जो हम इंजीनियरिंग और साइंसेस बैकग्राउंड के लोग हैं, हमारा इतना ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ मिलना जुलना भी नहीं रहता, उनसे बातचीत भी नहीं रहती। हम बहुत जो है पर्सनली, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं और मेरे साथ इर्द गिर्द जो लोग थे, बहुत हमें लिमिटेड नॉलेज थी स्टॉक मार्केट की, स्टॉक्स की और शेयर्स की, और किस तरह से फाइनेंस काम करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स काम करती हैं।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें मैंने इंडस्ट्री में आके कंपनीज में काम करके ये चीज़ मैंने सीखी कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ आप किस तरह से हेल्प कर सकती है अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करें। सो अब मैं थोड़ी सी आपको एक ब्रीफ दूंगा हमारी कि इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ आपको सूट करेगी और क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी इन द फ्यूचर। सो बेसिकली हमारे यहाँ जो एक यूजुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पैसे एक रेगुलर कैश फ्लो होता है मंथली हम लोगों को जो हम तनख्वाहदार तबका है जो सैलरी वाला उसको हर महीने ऑफ लेट से 50,000 या 60,000 पर मंथ उसको सैलरी मिलती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और वो उसमें से वो अपनी स्पेंडिंग करता है जो भी अलाउंसेस हैं फूड अपने जो भी जैसे अपनी कन्वेंस के ऊपर या अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी वो स्पेंड करता है और उसके बाद जो भी अमाउंट उसके पास बच जाती है वो उसको अपने बैंक में रख देता है या अपने घर में रख देता है और या जो है वो उसको जमा करवा देता है बैंक में, तो वो आपकी सेविंग होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट में एक फ्लॉ है, इसको ये वो कॉन्सेप्ट है जो बचपन में हमें सिखाया गया था जब हमें कोई भी पॉकेट मनी मिलती थी या कोई भी खर्ची मिलती थी उसको हम जो है अपने गुल्लक में डाल देते थे और वो पैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जमा होते रहते थे। फिर वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम उस गुल्लक को खाली करते थे तो हमें एक बड़ी अमाउंट मिल जाती थी। अगर 5-5 रुपये सेव कर रहे थे तो 100 150 200 रुपये हमें एक टाइम पे मिल जाते थे। तो वो एक सेविंग जो है वो हमें बचपन में जो हमें हैबिट हुई थी आज भी हम उसी हैबिट के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन वो जो चीज़ है वो उसके 2 नुकसान हैं, प्राइमरीली उसके 2 नुकसान हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कैपिटल डिप्रिसिएशन। कैपिटल डिप्रिसिएशन क्या होती है बेसिकली हमारी जो इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी की जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेट करती हैं। सिंपली अगर मैं इसको पुट करूं तो फॉर एग्जांपल जो चीज़ आज से 5 साल पहले 50 रुपए की थी आज आज 5 साल बाद वो चीज़ 80 रुपए की है। तो जो क़ुव्वत ख़रीद है हमारी जो करेंसी है जो उसकी पावर ऑफ बाइंग है वो कम होती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे जो है आप इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट एक बेसिक ले सकते हैं। तो क्या इन्फ्लेशन क्यों काम करती है, किस तरह काम करती है, क्या होता है, वो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है समझना कि आज के 10 रुपये एसेंशियली इज़ नॉट इक्वल टू 1 साल बाद के 10 रुपये। मैं 10 रुपये की एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आज के पैसे इज़ नॉट इक्वल टू कल के पैसे। कल के पैसे आज के पैसे से थोड़े कम हों। हिस्टोरिकली आप इसको 1 साल 5 साल 10 साल 50 साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको दे सकते हैं। तो ये जो सेविंग आप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हर महीने लेट से आप 1000 रुपये सेव कर रहे हैं अपने बैंक में डाल रहे हैं, 1000 रुपये आप सेव कर रहे हैं अपने बैंक में डाल रहे हैं। आज फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो आप वो चीज़ 1000 रुपये की खरीद सकते थे। अब आपने वो चीज़ जो बैंक में रख दी है कल जो है वो चीज़ जो है वो 1000 रुपये से बढ़ के 1500 की हो गई लेट से। तो ये एक फ्लॉ है पैसों को डायरेक्टली आप एक जगह जमा करने का, चाहे वो अपने घर में सेव कर लें, चाहे वो आप अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लें। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, सारे हम मुसलमान हैं, तो हम जो है एक बड़ा रुझान जो है वो हम करंट अकाउंट्स खोलते हैं। सेविंग अकाउंट्स हम कम खोलते हैं। सेविंग अकाउंट्स के अंदर ये होता है कि कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट और कुछ प्रॉफिट्स और रिटर्न्स आपको मिलते होते हैं अगर आप वो बैंक में पैसे जमा करते रहते हैं। लेकिन करंट अकाउंट्स के अंदर ये होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल बैंक में पैसे जमा कर दिए तो आज भी वो पैसे उतने ही हैं, 1 साल बाद भी वो उतने ही रहेंगे। तो देयर इज़ नो गेन उन पैसों में, उल्टा देयर इज़ अ लॉस क्योंकि उस पैसे की फेस वैल्यू वही है लेकिन उसकी जो बैक साइड पे जो उसकी पावर है वो पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गई है। तो अब इससे बचने के लिए बेसिकली हम जो है उस जो छोटी-छोटी हमारी अमाउंट्स हैं सेविंग की, हम जो है अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास आप किसी जाएँ या किसी बैंकर के पास जाएँ या किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएँ या इवन आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जी आप वो पैसों को आप सेव करने के बजाय आप इन्वेस्ट कर लें।
आप इन्वेस्ट कर लें ताकि वो पैसे जो हैं वो आप टाइम के साथ साथ अपनी कदर लूज़ नहीं करें, बल्कि वो बढ़ें, और वो पैसे इस तरह से बढ़ें कि वो जब कल आप फॉर एग्जांपल आप आज 1000 रुपये की चीज़ कल वो 1500 की हो गई है, तो आपके पास वो 1000 रुपये के बजाय उसकी फेस वैल्यू जो है वो 1500 ही हो, ताकि आपके पैसे जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करें। अब इसमें जो है फिर कुछ रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस में नहीं जाते। सो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक्स हैं, ख़ास तौर से स्टॉक्स में जो है आप जब इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो है एक पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, एक पूरी कंपनी काम कर रही है। ये लक का गेम नहीं है बेसिकली। तो आप अगर उस जो स्टॉक को आप स्टडी करते हैं, अगर आप उस स्टॉक को स्टडी करें तो आपको नज़र आएगा एक आपके कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करती है उसका स्टॉक भी उस तरह से परफॉर्म करता है। तो ऐसे नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है और उसके स्टॉक्स जो हैं वो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये लक जो है बेसिकली इसमें लक का गेम नहीं होता, इसलिए जो है ये जो स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ उनको सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि आप जी अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो रिटर्न्स आएंगे या जो प्रॉफिट्स आएंगे या जो लेट्स से आपकी जो गेन होगी वो जो है वो आपकी उसमें रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कोई इशू भी नहीं होगा। तो ये हमारे एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें स्टॉक्स आ जाते हैं। अब बेसिक जो हमें एक मेजॉरिटी को जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो पता होती है वो दो चीज़ें पता होती हैं, एक तो स्टॉक्स और दूसरी रियल एस्टेट। तो अब स्टॉक्स में एक जो हमारे पास एक कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि जी स्टॉक्स में आपने अपनी सारी सेविंग अगर लगा दी तो बड़ा रिस्की काम है, और स्टॉक्स में अक्सर ये होता है कि जी जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर उनको किसी तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से अक्सर नहीं होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक को बेसिकली स्टडी करना पड़ता है, हर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपसे थोड़ी सी एफर्ट लेती है। तो आपने जिस चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट करना है, जिस चीज़ में पैसे लगाने हैं अपने, आपने उसको थोड़ा टाइम देना है ताकि आपको उस चीज़ की थोड़ी समझ हो, बेसिक समझ। आजकल हमारे पास जो एप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो ये चीज़ आसान कर देती है। पहले जो है लोग अखबारों के थ्रू कंपनीज़ की रिपोर्ट्स शाया होती थी हर साल में 3 से 4 दफ़ा तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स शाया होती थी, पब्लिश होती थी, जो कि हर बंदे के लिए अवेलेबल होती थी, आम लोगों के लिए। तो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उन चीज़ों को एनालाइज करते थे कि आप जो है बेसिकली इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ये टाइम के साथ साथ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लॉस दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है, और कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है या श्रिंक कर रही है। तो आज जो है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो आ गई है, जैसे बहुत सारी ऐप्स हैं दुनिया भर में। रॉबिनहुड बहुत मशहूर ऐप है, पाकिस्तान में स्टॉक्स के लिए मशहूर ऐप्स हैं वी ट्रेड, के ट्रेड, और अलग ऐप्स हैं। फॉर एग्जांपल जो म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं उसमें हमारी वाईपे जो है एक अब मशहूर ऐप होती जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप इस तरह की ऐप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें एक क्लियर ट्रेंड्स में और ग्राफ्स में और आपको सिंपल लैंग्वेज में वो समझाती हैं, क्योंकि वो एक मास मार्केट के लिए बनाई जाती हैं ऐप्स और जो सॉफ्टवेयर। तो स्टॉक्स जो है हमारे आप अगर उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, कौन से स्टॉक्स हैं, किस इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनी किस टाइम पे आपको प्रॉफिट देती है और किस टाइम पे प्रॉफिट नहीं देती है। तो स्टॉक्स में भी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 2-3 टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद जो है आ जाती है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या बेसिकली होते हैं, इट्स बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल लेट्स से एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं जो है यहाँ पे हमारे पास 30 लोगों की स्ट्रेंथ है। मैं आप सबसे बोलता हूँ फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए
मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए से मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि जी हमें 10,000 रुपये की नीड होगी ये रियल एस्टेट का प्लॉट या फ्लैट खरीदने के लिए, ताकि हम इस 10,000 रुपये की चीज़ को खरीद सकें और जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी प्राइस बढ़ती है। तो हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोलेगा कि ये मेरे पास 10,000 रुपये पूरे हैं, आप ले लें और जो है ना ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदना है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे एसेट्स और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेसिकली लोगों को लोग जो है म्यूचुअल फंड्स में अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं, आप और अपने पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड को देते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स होता है। दुनिया भर में यही कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिव अपने पैसे पूल करते हैं, मिलाते हैं और उससे एक बड़ी कमोडिटी या एसेट जो है खरीद लेते हैं। तो बड़ा एसेट जो है वो खरीद के उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। अक्सर जो जितनी बड़ी एसेट होती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। छोटी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अक्सर देखा जाता है कि कम रिटर्न्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में फ़ायदा ये होता है कि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हैं जिसमें बड़े रिटर्न्स आ रहे हैं। तो वो पैसे क्योंकि वो लार्ज अमाउंट है तो वो ज़्यादा टेक्निकली और प्रोफेशनली मैनेज होगा, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास लेट्स से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, मेरे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है, मेरे पास गवर्नमेंट की परमिशन है, सील स्टैम्प है कि मैं जो है लोगों के पैसे हैंडल करने के काबिल हूँ और मैं जो है आपके पैसे होपफुली नहीं डुबाऊँगा। तो जो है इसमें ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों के पैसे पूल करके और बड़ी एसेट्स खरीदते हैं ताकि आपको बड़े रिटर्न्स मिलें। अब वो जो बड़े रिटर्न्स होते हैं वो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये जो है ये प्रॉफिट आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अक्सर जो कंप्लेंट होती है वो ये होती है स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स में, वो ये होती है कि स्टॉक्स में क्योंकि जो प्रॉफिट है वो सारा एक बंदे का है, कलेक्टिव, तो वो एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको कलेक्टिव रिटर्न मिलता है। तो जो है वो लोगों को लगता है कि भाई ये परसेंटेज में ये ज़्यादा है, और म्यूचुअल फंड्स में अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी ये परसेंटेज, ये जो रिटर्न है ये कम है। तो इसके बारे में भी ये है कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। वॉल्यूम क्या, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, कलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो म्यूचुअल फंड्स में एब्सोल्युटली वो जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हज़ारों जो लोग हैं उनके पैसे होते हैं। कई दफ़ा कंपनीज भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग उसको प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। फिर आ जाते हैं बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। ठीक है, एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है NPSS, नेशनल प्रॉफिट एंड सेविंग स्कीम, नेशनल प्रॉफिट एंड जी। तो NPSS के अंदर बेसिकली लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो है उस पर गवर्नमेंट की अश्योरिटी होती है। गवर्नमेंट की अश्योरिटी का क्या मतलब है कि जी जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एंडोर्स किया हुआ है, सर्टिफाई किया हुआ है, उसको बैक किया हुआ है, मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है वो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो बिल्कुल आपके करेंसी नोट जैसी होती है। कि करेंसी नोट के ऊपर अगर एक अमाउंट लिखी हुई है, लेट्स से 50 रुपीज़ का जो नोट है, अगर एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसके ऊपर 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है वो 5,000 रुपीज़ रहेगी, ये फिक्स है। तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जो है गवर्नमेंट फिर डिसाइड करती है कि हम वो पैसे जो गवर्नमेंट जमा करती है वो पैसे उसके ऊपर आपको वो कितने रिटर्न्स देती है उस इन्वेस्टमेंट का। अक्सर ये भी जो है वो थोड़े कम ही होता है बनस्बत स्टॉक्स के, और इवन म्यूचुअल फंड्स के ये थोड़ा कम होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ये बड़े कंजर्वेटिव टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें जो है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अक्सर पैसे पार्क कर दिए जाते हैं। अक्सर बड़ी कंपनीज जो है वो प्रेफर करती हैं कि जो है
अपने जो एक्सेस फंड्स हैं, जो पैसे वो कंपनीज इस्तेमाल नहीं कर रही हैं या वो जो प्रॉफिट्स उनके पास जमा होते जा रहे हैं उनको बैंक्स में रखने के बजाय वो उनके कुछ जो है वो स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ बॉन्ड्स में वो डाइवर्स करती हैं और इन्वेस्ट कर देती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे आपको गाइड करूँगा जिसके बारे में। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का हमारे पास ऑप्शन है गोल्ड जो है, क्योंकि हमने अक्सर अपने घरों में देखा भी है और हमें पता है कि जी गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट मेटल है और गोल्ड एक कीमती मेटल है और गोल्ड की प्राइसेस अक्सर ऊपर जाती रहती हैं, क्योंकि हम सारे जो है हम किसी एट सम पॉइंट इन टाइम हम न्यूज़ और हेडलाइंस देखते हैं तो हमें पता होता है कि जी हर न्यूज़ बुलेटिन के अंदर गोल्ड की प्राइसेस और डॉलर की प्राइसेस, ये दो चीज़ें हमेशा वो बताते हैं कि जी आज गोल्ड इतने का है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ ईयर, क्या जो है ड्यूरेशन है, कौन सा सीज़न चल रहा है, क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं, उसके हिसाब से गोल्ड की प्राइस अप होती है, डाउन होती है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी एक ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। करंट दुनिया में करंटली ट्रेंड है डिजिटल गोल्ड का। कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐप्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनमें आप साइन अप करते हैं, अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आप जो है डिजिटली गोल्ड परचेज कर लेते हैं। गोल्ड डिजिटली परचेज करने का मतलब वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि जी आपके पास लेट्स से 5000 रुपीज़ का गोल्ड आ गया है। आपका जो 5000 का गोल्ड है वो कल जो गोल्ड की प्राइस होगी उसके हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने वो गोल्ड खरीद के रखा हुआ है और उसकी प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपके रिटर्न जो है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो इसका फ़ायदा, एक मेजर फ़ायदा इसका ये है कि आपने जो है वो जो गोल्ड आपने परचेज़ किया है, लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल एक कॉइन गोल्ड का आता है या एक स्मॉल बिस्किट आता है, अगर आपने वो परचेज़ कर लिया या इवन ज्वेलरी के फॉर्म में अगर आपने गोल्ड परचेज़ कर लिया है, तो उस गोल्ड को स्टोर आपने करना होता है। आप भले वो अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं, भले वो आप किसी और रिश्तेदार के घर पे स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ा घर है या उनके पास ज़्यादा सिक्योर एरिया में घर है, या आप उसको बैंक में सेव कर रहे हैं अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में। तो वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जाती है क्योंकि फिर उसकी सिक्योरिटी जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। बैंक्स में अगर आप रखते हैं तो फिर आप उसकी फ़ीस दे रहे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर साल की आप एक सेट फ़ीस जो है बैंक को दे रहे होते हैं, भले वो आपने लॉकर इस्तेमाल किया हुआ है, भले वो आपने लॉकर खाली किया हुआ है, वो आपके नाम पे अलॉट हुआ है, आप उसकी प्राइस पे करें। तो डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपने अगर सोना आपने ख़रीद लिया है थ्रू किसी प्रोडक्ट या किसी ऐप, तो वो जो है वो सोना आपका है, आप उसको आपने उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने उसकी स्टोरेज है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो आपके पास जस्ट लाइक इजी पैसा में आपके जो पैसे होते हैं वो रखे हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपका गोल्ड जो है उन ऐप्स में सिक्योर रहता है। और फिर ऑफ कोर्स एक बज़वर्ड जो हमारे पास आया हुआ है आजकल और बहुत ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसकी तरफ भी जा रही है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये है कि सबसे पहली चीज़ जो है रेगुलेशंस की बात आ जाती है इसमें। हमारी गवर्नमेंट और बहुत सारी दूसरी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को बैक नहीं करती, क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। आप क्रिप्टो करेंसी ख़रीद लें और क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत वॉलेटाइल है। बहुत वॉलेटाइल होने से एक नुकसान होता है और एक फ़ायदा होता है। बहुत वॉलेटाइल होने से ये है कि जो डे ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली वो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डे टू डे अगर उन्होंने आज एक स्टॉक ख़रीदा और एंड जो मार्केट का एंड टाइम है, उस टाइम पे उसको सेल कर दिया। अब जो मार्केट के स्टार्ट टाइम से मार्केट के एंड टाइम तक जो स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, वो जो है वो उनको प्रॉफ़िट के तौर पे मिल गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉफ़िट एक दिन में स्टॉक की प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ से 11 या 12 रुपीज़ तक चली जाती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि 12 रुपीज़ से वो 9 रुपीज़ या 10 रुपीज़ तक आ भी जाती है। तो स्टॉक्स बहुत छोटी लेवल पे फ्लक्चुएट करते रहते हैं पर डे के हिसाब से। तो डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो उस फ्लक्चुएशन के हिसाब से
अपने प्रॉफिट्स जो है वो उससे कमाते हैं। तो क्रिप्टो में अक्सर ये देखा गया है कि डे ट्रेडर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि जी कोई न्यूज़ आ गई इस तरह की कि जी क्रिप्टो बैन होने वाला है, या कोई न्यूज़ आ गई कि जी फॉर एग्जांपल अक्सर ट्वीट से ये देखा जाता है, रुझान आता है कि कुछ ट्वीट्स जो है उसकी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर देती है, और क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाती है या बहुत तेज़ी से नीचे आ जाती है। मैं कहता हूँ कि जी पर डे के हिसाब से 30 टाइम्स या 40 टाइम्स या 50 टाइम्स भी इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाती है। तो लोग वो डे ट्रेडिंग में चले जाते हैं, और वो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी का यूनिट जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ख़रीद लिया है, तो एक ही दिन में वो 30 टू 40 टू 50 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब वो उसको सेल करते हैं तो उनको 40 टू 50 टाइम्स रिटर्न मिलता है। तो ये है एक इसका प्लस पॉइंट, और ऑफ कोर्स यही इसका माइनस पॉइंट भी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ख़रीदा हुआ है और क्रिप्टो करेंसी का एक यूनिट, और फॉर एग्जांपल किसी वजह से वो प्राइस जो है वो डिफ्लेट हो गई है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ गई है, तो 30 या 40 या 50 टाइम्स भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल मार्केट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत एक मास मार्केट तक जो है इसकी जो नॉलेज है ख़ास तौर से वो नहीं आई है। इसकी जो है आम लोगों तक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंची है जितनी फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टॉक्स की या गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की पहुंच चुकी है। तो क्रिप्टो में लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी उनको रिटर्न्स नज़र आते हैं, वो स्टडी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई ये ग्राफ है, ये पिछले एक वीक में इतना ऊपर चला गया, और फॉर एग्जांपल अब वो ख़रीद रहे हैं, तो उनको क्योंकि ये नहीं पता कि पीछे किस तरह से काम कर रहा है और पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या उसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, वो ख़रीदते हैं, और अक्सर ये ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से वो ड्रॉप हो जाता है। अब हमारे यहाँ इशू ये है कि जब कोई चीज़ ड्रॉप होने लगती है तो हमें जो है ना परेशानी हो जाती है, हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसको उससे हम अलग हो जाएं, उसको हम छोड़ दें ताकि जो है ना हमारा नुकसान कम से कम हो। तो अक्सर ये होता है कि कभी कोई चीज़ अगर जो है नीचे जा रही होती है तो हम एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम लोगों को बोलते हैं कि आप थोड़ा सब्र कर जाएं। अगर हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ जो है क्यों इसकी प्राइस जो है वो नीचे जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उस कंपनी का कोई स्ट्राइक हो गई है, या लेट्स से उस कंपनी के अंदर कोई इस तरह की बैड इमरजेंसी हो गई है, कोई इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हो गई है कि जी इस कंपनी में ये इशू आ गया है, तो कोशिश ये होती है हमारी कि जो है हम उनको बोलें कि आप सब्र कर जाएं, ये इशू जो है जैसे ही रिजॉल्व होगा तो प्राइसेस वापस ऊपर आ जाएंगे। तो अक्सर जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने का फ़ायदा ये होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी स्टॉक मार्केट में या ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में जो भी हो रहा होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको समझ सकें, और आगे जो है जो भी हमसे कंसल्ट करते हैं उनको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें। ऑफ कोर्स अब जो है इसके बारे में बहुत ओपनली जो है आप डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई अगर बड़ी कंपनी है तो आप इवन उसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि जी क्या इशू आ गया था, और अब वो इशू ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्राइसेस और नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी। अगेन ये सब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर स्टॉक की या उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो भले क्रिप्टो करेंसी हो, भले गोल्ड हो, भले इवन म्यूचुअल फंड हो, तो आपको पर्टिकुलर चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी। हर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका टाइम भी रिक्वायर करती है, आप सिर्फ उसमें पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मैं इसमें से चीज़ें आप पहले कवर कर चुका हूँ, स्टॉक्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किस तरह करता हूँ। तो हमारे यहाँ जो है सबसे पहली जो चीज़ है जब किसी के जहन में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो ये आती है कि भाई हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग होते हैं तो उस पर डिफरेंट माइंडसेट हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करें कि जी स्टॉक मार्केट से पहले वो दूसरी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ट्राई कर लें,
और अगर वो उनको समझ में आती हैं या अगर उनको उसमें से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक्स की तरफ आएँ। तो फर्स्ट टाइम के तौर पे स्टॉक्स को आप ना लें। कुछ लोग जो है वो उससे ऑपोजिट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप स्टॉक्स में आएँ ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अंदाज़ा हो और फिर आप स्टॉक्स से फिर आप दूसरी चीज़ों में भी एंटर करें। तो अगेन ये आपकी एक साइकी और आपका जो माइंडसेट है उस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि आप अगर थोड़ा-सा सेफली स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोग जो है स्पेशली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज से 2 साल पहले स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मेरा स्टॉक मार्केट अकाउंट भी है। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी है किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मेरी लॉन्ग टर्म है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मेरी शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म है तो वो कितनी शॉर्ट है और लॉन्ग टर्म है तो वो कितनी लॉन्ग है। तो ये चीज़ें आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आती है, लोगों को सुनने से आपको समझ में आती है। अक्सर लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या इवन ट्विटर के ऊपर लोग जो है लिख रहे होते हैं। आपको देखना पड़ता है कि किसकी जो एडवाइस है वो सही है, किसकी एडवाइस सही नहीं है। अक्सर जो ऐप्स हैं वो ऐप्स इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पे एनालिसिस इशू करती हैं। मल्टीपल टॉप परफॉर्मर्स होते हैं पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। उसको आप स्टडी करते हुए भी समझ सकते हैं कि जी क्या पैटर्न है और मैं इसको किस तरह से अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स को कैटर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जी अकाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपका जो बैंक अकाउंट है, आपके अपने नाम पे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो आपका फ़ोन नंबर जो है वो आपके अपने नाम पे होना लाज़मी है। क्योंकि वेरिफ़िकेशन होती है और वेरिफ़िकेशन इस तरह से होती है कि वो आपके सीएनआईसी नंबर और मोबाइल नंबर को लिंक करते हैं और फिर आपको एक ओटीपी इशू होता है जो कि आपने देना होता है और वो ओटीपी आपको तभी जाता है जब वो जो उस नंबर का जो ओनर का सीएनआईसी है और आपका जो दिया हुआ सीएनआईसी है वो दोनों मैच करते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक लेवल है वेरिफ़िकेशन की जो कि हर स्टॉक इन्वेस्टर को पूरी करनी होती है। आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास अपना जो है वो अ, अपने नाम के ऊपर फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपको मैसेजेस रिसीव हो सकें, ओटीपीज़ ख़ास तौर पे। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होना लाज़मी है कि ताकि आप अपना अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खोल सकें, जिसको ब्रोकरेज अकाउंट बोला जाता है। ब्रोकरेज अकाउंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर ये अकाउंट आप जाके खुलवा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी तकरीबन 100 से ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म्स हैं, बहुत सारे शहरों में मौजूद हैं। मेजॉरिटी उसकी कराची में है, कुछ लाहौर बेस्ड भी हैं, कुछ इस्लामाबाद बेस्ड भी हैं, इवन हमारे पास कुछ जो है सखर में भी हैं। जो सखर में बेस करती हैं और बहुत सारे इनकी ब्रांचेज़ हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आपने ब्रोकरेज फर्म्स को अब जो है क्योंकि थोड़ा हमारे पास भी प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता डिजिटाइज़ होना शुरू हो गया है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं और जो उनके एजेंट्स हैं वो आपको रीच आउट करके आपका अकाउंट खोलने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं जैसे कि के-ट्रेड ऐप है। ये एक बड़ी मशहूर ऐप है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। इस ऐप में आप अपना स्टॉक मार्केट या ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आ जाती है एक चीज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं? इसमें जी 2-3 चीज़ें हैं। आप जो है पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियोज़ बेसिकली आपका जो जो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रीलांसर होता है, वो उसने क्या-क्या काम किया हुआ है, वो उसका पोर्टफोलियो बन जाता है। इसी तरह से आपने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया, वो आपका पोर्टफोलियो है। तो आपने क्या चीज़ें खरीदी हुई हैं और क्या चीज़ें आपने जो है किस पर्पज़ से खरीदी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से स्टॉक्स क्योंकि हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आपने कौन-कौन से स्टॉक्स आपने परचेज़ किए हुए हैं और किस स्टॉक को आपने क्यों परचेज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपने किसी बहुत बड़ी कंपनी का स्टॉक आपने परचेज़ किया हुआ है। लेट्स से आपने किसी बड़े बैंक का स्टॉक परचेज़ कर लिया। तो
अब वो जो है वो जितनी बड़ी कंपनी होती है जनरली ये होता है कि उसके स्टॉक्स उतने स्टेबल होते हैं, जनरली होता है ऐसा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो आपने फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी को आपने ढूंढा और आपने उसके ऑफ कोर्स आपने उसके जो स्टॉक्स की हिस्ट्री है वो आपने देखी कि इसके ग्राफ्स किस तरह से काम कर रहे हैं, इसकी बाइंग और सेलिंग प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है, और उसके हिसाब से फिर आपने सोचा कि ये स्टॉक जो है ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँगा क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ये ऊपर गया है और उससे पहले भी 1 ईयर ये ऊपर ही गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं लेके और 1 ईयर के लिए रख दूँ। और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो है आपको नज़र आता है कि जी ये लेट्स से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको आप अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी मीडियम साइज़ कंपनी का या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का फॉर दैट मैटर आपने स्टॉक परचेज़ कर लिया। अक्सर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के स्टॉक्स जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसमें भी आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। आप बेसिकली बस आपने जो है सारी जो चीज़ है वो उस पे रिसर्च पे आ जाती है। आप जो है यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें हैं, मैं ये टेक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी कोट हुई हुई हैं। उसके अलावा मैं कुछ लिंक्स भी आपके साथ जो शेयर कर दूँगा जो 2 साल पहले मेरे भी काम आई थी। उसके अलावा आप गूगल और यूट्यूब से खुद भी आप सीख सकते हैं कि रिसर्च करते हुए क्या चीज़ है जो देखनी है, कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो मुझे देखनी है और उससे मुझे पता चलेगा कि ये स्टॉक क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके हिसाब से आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। आप अपना पोर्टफोलियो कम्प्लीटली आप लॉन्ग टर्म उसको सेफ रख सकते हैं, और कुछ आप जो है कुछ जिसको कहते हैं थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स इस तरह के हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक या 1 मंथ जो है बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेगा ग्रो करना, और आप उस रिस्की इन्वेस्टमेंट को करते हैं। लेकिन उसको करने का भी ये तरीका है कि आप अपनी पूरी सेविंग या जो सारे आपके पास जो पैसे हैं, पूरा लंप सम आप उसके अंदर ना इन्वेस्ट कर दें। कुछ आप अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें, कुछ आप अपनी अगर आप चाहते हैं तो कुछ आप अपनी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि ये है कि अगर आपकी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो तो जो आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं कम से कम वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती रहें और जो आपकी लॉस है उसकी आपकी रिकवरी हो जाए। फिर आ जाते हैं फीस के ऊपर। आप जब किसी ब्रोकरेज फर्म फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो आपके अकाउंट्स को मैनेज करती हैं। आप ब्रोकरेज फर्म में अपना अकाउंट खोलते हैं तो बेसिकली जो है आप जो बाय या सेल स्टॉक्स का जो ऑर्डर है अपनी ऐप के थ्रू या अपने फ़ोन के थ्रू, जिस तरह से भी आप वो ऑर्डर दे रहे हैं वो आप अपने ब्रोकर को दे रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं। ब्रोकर स्टॉक मार्केट में डील करते हैं बहुत हाई वॉल्यूम पे, तो इसलिए जो है वो ब्रोकर्स जो है वो आपसे एक कमीशन चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जा सकता, उसको एक ब्रोकर के साथ होना ज़रूरी है। ब्रोकरेज अकाउंट उसके पास होना लाजमी है, तभी वो स्टॉक्स परचेज या सेल कर सकता है। तो ब्रोकर्स जो है वो हर आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर वो एक कमीशन आपसे चार्ज करता है, बाइंग के ऊपर भी और सेलिंग के ऊपर भी। ये अक्सर एक बहुत छोटा सा कमीशन होता है, हम 1% से भी कम की बात करें। तो अगर बहुत बड़ी वॉल्यूम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि मैं बहुत ज़्यादा बाय या बहुत ज़्यादा सेल नहीं करूं। अगर बहुत छोटी अमाउंट है तो भी आप कोशिश करें कि कम से कम अपनी बाइंग या सेलिंग का वॉल्यूम रखें। अब आ जाते हैं हम कैपिटल मार्केट्स में। ये अगेन स्टॉक मार्केट से थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें रिस्क जो है वो कम हो जाता है। क्यों रिस्क कम हो जाता है? क्योंकि ये फ्लक्चुएट इतना नहीं होती हैं एक, और जो फ्लक्चुएट हो भी रही होती हैं उनको प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है म्यूचुअल फंड्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो कलेक्शन ऑफ मनी होता है बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स का। वो कलेक्शन ऑफ मनी होता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। वो मैनेजर होता है वो एक टाइम पे 1 करोड़ से 1 अरब तक रुपए के फंड्स मैनेज कर रहा होता है। उसको इतनी बड़ी वॉल्यूम पे फंड्स वो मैनेज करता है और
वो सारे पैसे आपके डायरेक्टली मैनेज करते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये जितनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला की तरह है, उसमें ये सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं। और जो है आप उनमें सब में एट वन टाइम आपके जो पैसे हैं वो उन सब इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर रही है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से बैलेंस है। कुछ अगर कोई चीज़ बुरी कर रही है और कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर रही है तो वो बैलेंस आउट होके आपको एक ओवरऑल सेफ रिटर्न आपको मिलता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 6 मंथ्स या 1 ईयर। तो ये जो है थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसमें लेट्स से अक्सर जो है वो देखा जाता है कि लोग रेगुलर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अक्सर यह है कि सैलरी टू सैलरी लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, हर महीने की सैलरी में से अपनी एक छोटा चंक लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल आ जाता है कि कितनी सैलरी का अपना पार्ट आइडियली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कितनी सैलरी जो है हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो ये भी मैंने आगे रखा है, ये मैं इस क्वेश्चन का भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप जो है अपने सैलरी को बजट कर सकते हैं और क्या आइडियल बजटिंग है। ऑफ कोर्स आइडियल बजटिंग सबके लिए काम नहीं करती है, लेकिन क्या है कि जनरल रूल ऑफ थंब है कि आप इस जो स्कीम है इसके करीब से करीब तर आ जाएं तो वो बेहतर होगा आपके लिए ही। उसके अलावा प्रेशस मेटल्स आ जाते हैं इसमें, गोल्ड है, इसमें सिल्वर है, आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ख़रीद के रख सकते हैं। फिर वो पिटफॉल्स वही आ जाते हैं इसमें भी कि स्टोरेज और सिक्योरिटी, ये दोनों जो है। और इवन जो है इसके अंदर एक और भी एक रेड फ्लैग जो है या एक कौन जो मैं इसका बोलूँगा वो ये है कि लिक्विडिटी का इशू है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको अमाउंट फॉर एग्जांपल कैश की ज़रूरत है और आपके पास गोल्ड मौजूद है। तो आप जो है अगर आपने लेट्स से वर्स्ट केस आपने जो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है जो गोल्ड की, वो आपने अपना गोल्ड बैंक के अंदर रखा हुआ है। अब आप बैंक जाके उस गोल्ड को वहाँ से निकाल के मार्केट तक लेके जाएंगे और उसको फिर सेल करेंगे। उसको सेल करने के बाद फिर आपको जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड थी वो मिलेगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी का इसमें थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये आपने कंसिडर खुद करना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, या आपको लिक्विडिटी कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लिक्विडिटी, कुछ लोग एक इवेंचुअल गोल के लिए सेव कर रहे होते हैं, लेट्स से कुछ लोग अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए सेव कर रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि ये जी जो मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ ये मैंने एक ही दिन जाके सारी कैश करनी है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बीच बीच में ये हर 2 या 3 महीने बाद कैश नहीं करवानी है, तो लिक्विडिटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फिर आ जाते हैं ईटीएफ्स। ईटीएफ्स जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी ये आ गया है। हमारी स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है और जो है अक्सर लेकिन पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है जितना बाहर के मुल्कों में ये कॉमन है। तो ईटीएफ्स का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, ईटीएफ्स जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, ईटीएफ्स भी मोर और लेस उसी तरह से काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप ईटीएफ्स को डायरेक्टली जिस तरह से आप स्टॉक्स परचेज करते हैं उसी तरह से आप ईटीएफ का शेयर भी परचेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो अब स्टॉक्स में और ईटीएफ्स में क्या फ़र्क रह गया। ईटीएफ्स जो हैं वो बेसिकली एक आप इसको समझें कि कोई पैकेज की तरह होता है। उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज़ की पोर्टफोलियोज़ और शेयर्स शामिल होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ईटीएफ है एनर्जी ईटीएफ फॉर एग्जांपल, उसमें पीएसओ, शेल, शेवरॉन, कैलटेक्स और थर केमिकल्स, ये सारे जो है उसके अंदर एनर्जी की जो आपकी ईटीएफ है उसके अंदर इन सब के स्टॉक्स मौजूद हैं। तो जो ईटीएफ का आपने शेयर खरीदा है, आपने उस कंपनी में से किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदा है, आपने ईटीएफ का शेयर खरीदा है। वो ईटीएफ जिस तरह से परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है कि उन 4 या 5 कंपनीज के शेयर किस तरह से परफॉर्म करते हैं।
ऑफ कोर्स ईटीएफ्स के अंदर बड़ी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं, कुछ परफॉर्मेंस स्पेसिफिक होती हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो कि स्पेसिफिकली हलाल प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती हैं, उनमें बैंक्स के शेयर शामिल नहीं होते, जिनसे लोगों को अक्सर एतराज़ हो सकता है। तो वो उनको आप शरिया कंप्लायंट ईटीएफ्स कह सकते हैं या हलाल ईटीएफ्स कह सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में ये है कि आप जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए आप किसी भी बैंक जा सकते हैं। कई बैंक्स के बाहर आपने अक्सर देखा होगा, या जिन बैंक्स के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल हो रहे होते हैं उन बैंक्स के बाहर ख़ास तौर से नोटिस लगाया जाता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ दिस वैल्यूएशन सोल्ड हेयर। लेट से 5,000 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड अगर वहाँ पे सेल हो रहा है तो उस बैंक की ब्रांच के बाहर लिखा होगा। और अगर आपको नहीं पता या अपने घर से बैठे बैठे पता करना है तो आप किसी भी बैंक की जो हेल्पलाइन है या जो उनका यूएन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप उनके नुमाइंदे से बात करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से शहर में कौन सी ब्रांच में गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल हो रहे हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल उनकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल सॉलिड होती है करेंसी की तरह। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर एक मेच्योरिटी डेट होती है। गवर्नमेंट जो है बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसलिए रिलीज़ करती है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट ने काम करना होता है, कोई चीज़ बनानी होती है, कोई लेट्स से कोई एनर्जी प्रोजेक्ट बनाना होता है या कोई रोड बनाना होता है या कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसके ऊपर वो बाद में आपको टैक्स कर सकती है। तो वो जो सारे पैसे पूल होते हैं उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स से, उन सब के थ्रू वो एक प्रोजेक्ट बनाती है या उस प्रोजेक्ट के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट ऐड करती है। और वो जो गवर्नमेंट आपका जो बॉन्ड है उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, लेट्स से 6 मंथ्स है या 1 ईयर है या 2 ईयर है। तो वो जो है वो एक डेफिनेट पीरियड है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक मैंने अपना गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो मैंने ख़रीदा आज 5,000 रुपीज़ का, और उसकी मैच्योरिटी डेट है लेट्स से 1 ईयर। तो 1 साल बाद उसने मैच्योर हो जाना है, तो मुझे मैं अब वो वापस किसी भी बैंक लेके जा सकता हूँ और वो उस बॉन्ड को देखेंगे और वो आपको उसके हिसाब से उसकी जो बेस प्राइस है जितने में आपने उसको परचेज़ किया था और उसके अलावा जो उसकी जो रिटर्न्स है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट आपको वापस करती है, जो एक तरह से आपका अर्निंग है उसके ऊपर, वो भी आपको बैंक उसी वक्त देता है। आप मैच्योरिटी डेट से पहले भी बॉन्ड को सेल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जो है उसको अक्सर ये देखा जाता है कि आप उसको ज़्यादा पैसों में सेल नहीं कर सकते। जितने में आपने परचेज़ किया था आपको उतने ही पैसों में अक्सर आपको सेल करना पड़ता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कैश। 10,000 का बॉन्ड आता है, 15,000 का, 50,000 का बॉन्ड आता है, ये आप परचेज़ करते हैं तो आप ये या तो आप संभाल के रख सकते हैं मैच्योरिटी डेट तक, या फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े लिक्विडिटी की तो आप उसको अगेन बैंक में ले जा सकते हैं और बैंक में आप इसको सेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर सर हमारे पास एक सवाल आया है कि स्टूडेंट फॉर सपोज के उनकी जो इतनी इन्वेस्ट नहीं होती है, फॉर सपोज 5,000 10,000, तो वो कहाँ पर इनिशियल इन्वेस्ट करके बेनिफिट दे सकते हैं? आप अगर आपके पास लेट्स से आपके पास बहुत छोटी अमाउंट है, लेट्स से आपके पास 2,000 रुपीज़, ठीक है, 2,000 या इवन 1,000 रुपीज़ है, तो मैं आपको पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ख़ास तौर से ये 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है मंथ ऑन मंथ जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसमें ये है कि वो आपकी जो अर्निंग है वो कंपाउंड होती जाएगी, क्योंकि ये आपको फिर मंथली या 6 मंथली या एनुअल रिटर्न देता है, तो उसमें ये कंपाउंड होती जाएगी, तो वो स्लोली जो ग्रोथ हो रही है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने एक स्लाइड आगे ऐड की भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि जो है ये जो है बेसिकली ये एक
आप इसको देखें, इस ग्राफ को आपको समझ में आएगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी रिटायरमेंट सेविंग के लिए आपने पैसे जमा करना शुरू किया, या अंडर द मैट्रेस लिखा हुआ है, आप समझ लें आपने एक करंट अकाउंट में बहुत थोड़े पैसे आपने सेव करना शुरू किया, लेट्स से 1000 रुपये, जो कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। वो आपने चूज़ किया कि भाई मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूँगा ताकि मेरे पास जो है रिटायरमेंट के बाद वो सेविंग हो। अब अगर आप उसको किसी सेविंग अकाउंट में रखते हैं, या आप जो है उसको किसी लो इनकम जनरेटिंग चीज़ में अगर आप उस पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से वहाँ पे 2% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो सेविंग जो अकाउंट्स होते हैं उनमें बैंक्स आपको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा हमारे यहाँ लोग इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे थोड़ा दूर हैं। तो इसमें आप ये देखें, वो 20,000 इस टाइम पीरियड के बाद वो 20,000 नहीं है, वो 36,000 होगा। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप अगर उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लेट्स से आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक इन्वेस्टमेंट जमा हो गई है, अब आप उसको गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दें और फिर आप अपनी जो मंथली है वो आप जो सेविंग वो इन्वेस्ट करते रहें। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन वो जो आपकी सेविंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेविंग आप कर रहे हैं और कितनी आप एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यस सर, हमारे पास एक और सवाल भी है कि हम क्रिप्टो में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह हम उसमें स्टार्ट ले सकते हैं। मोस्टली हमारे पास बहुत सारी मतलब ये होता है कि यार ये मतलब फेक है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, मेरी बहुत पर्सनल ओपिनियन है, ऑफ कोर्स ये इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझिएगा, ये मैं ओपिनियन दे रहा हूँ आपको कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या न्यू इन्वेस्टर क्रिप्टो से परहेज़ करें तो अच्छा है। इसकी कई सारी वजह हैं जो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ और मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आपका जो सवाल था कि क्रिप्टो में आप किस तरह इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए भाई प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो एक या दो प्लेटफॉर्म्स इस तरह के ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बाइनेंस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं। वो आपसे आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स मांगता है, अक्सर आपकी CNIC या पासपोर्ट की तस्वीरें, और उसके अलावा आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक एड्रेस प्रूफ माना जाता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी की तस्वीर डाल दें, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस कार्ड की तस्वीर डाल दें, या अपनी पे स्लिप या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका बता दे कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ या मैं काम करता हूँ, ये आपका स्टेटस बता दे। तो ये 3-4 चीज़ें आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। उनका प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ होता है, आधे से 1 घंटे में वो आपको एक जवाब दे देते हैं कि जी आपका अकाउंट हमने रिव्यू कर दिया, आपका अकाउंट एक्टिव। अब फिर आपका ये है कि आप तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं बाइनेंस में अपनी इन्वेस्टमेंट, और क्रिप्टो कह रहा हूँ मैं, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बात ये है कि कोशिश करें कि जो थोड़े मशहूर थोड़े पुराने कॉइन्स हैं उनकी तरफ जाएं। ऑफ कोर्स पुराने और थोड़े मशहूर जो कॉइन्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इथेरियम हो गया या बिटकॉइन हो गया, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इसमें बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट मिलेगी। बिटकॉइन में आप डेसिमल की पावर 9 तक जो है वो डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आप इतना छोटा यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो उस पर बाइनेंस पे बेसिकली होता है ऑर्डर्स का सिस्टम होता है। तो एक ऑर्डर आप लगाते हैं बाय का या सेल का, तो जो बाय का ऑर्डर आपको नज़र आ रहा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा 1 बिटकॉइन बेच रहा है और आपने वो 1 बिटकॉइन परचेज करना, तो आप जो है वो उस 1 बिटकॉइन को आप उस ऑर्डर की तरफ जाते हैं, आपने उसको क्लिक करना है, आपने डिटेल्स देखनी है। अब आपने देखना है कि वो बंदा जो है फॉर एग्जांपल उसकी ज्योग्राफी क्या है, तो अगर पाकिस्तान में है तो वेल एंड गुड, आप उसको बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, या इजी पैसे के थ्रू भी अगर आपका लिंक है तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं।
अगर वो किसी और मुल्क में है तो फिर ये बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगा ऑफकोर्स प्रोसेस, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। इसमें क्रेडिट कार्ड कोशिश करें कम यूज़ करें, डेबिट कार्ड से कर दें क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे ले रहा होता है। तो ये प्रोसेस है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आई डोंट थिंक कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। आप ऐप चलाते रहेंगे। ऐप्स का मकसद ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम यूज़र्स को या नए यूज़र्स को केटर करे, उनको एजुकेट करे। तो और मोस्टली सर हमें उसकी जी Sir, actually, thank you so much for such an awesome and wonderful session. But the thing is that we are really running out of time. And हम ऐसा करते हैं कि आपका जो email address है वो हम यहाँ पर participants के साथ share कर देते हैं. And like they can, I think it would be great अगर वो आपसे जो है ना वो email पे one-to-one होके questions कर लेंगे. ठीक है, बिल्कुल। आप या तो जो है मेरे ईमेल, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ, और जो है मैं अपना जो ऑफिस का नंबर है वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। आप जो है कोशिश करें कि यहाँ पे मुझे रीच आउट कर लें। Okay, sure, sir. That would be awesome. That would be great. You can drop the details in the chat box if possible, please.